ये प्रोटेस्ट अतुल सुभाष के लिए हो रहे हैं। अतुल सुभाष के ऊपर क्या बीत रही थी और उन्होंने उसके बाद क्या किया, ये सब तो आप लोग जानते हैं। पूरे देश के न्यूज चैनल्स काफी समय से यही दिखा रहे हैं। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली। 90 मिनट के अपने वीडियो में उन्होंने कई बातें बताई। उनकी पत्नी और पत्नी के परिवार ने कैसे प्रताड़ित किया और कैसे जज ने भी उन्हीं का साथ दिया, ये सब बताया। YouTube और Instagram के ऊपर हजारों वीडियोस उनके ऊपर आ चुकी हैं। साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष। अतुल सुभाष। लेकिन जब आप इन न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया की वीडियोस को देखेंगे तो आपको एक चीज की कमी जरूर लगेगी, इस मुद्दे का परमानेंट सॉल्यूशन। हालांकि कुछ लोगों ने इसके ऊपर सॉल्यूशंस दिए भी हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन सच में काम करेंगे भी या नहीं, ये भी एक सवाल है। क्योंकि 2022 की एक रिपोर्ट है, अतुल सुभाष के ही तरह 4237 मर्दों ने शादी से संबंधित विवादों की वजह से अपनी जान ली है। इसीलिए ये एक गंभीर मुद्दा भी है। अतुल सुभाष के मुद्दे के ऊपर जब आप सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स को देखेंगे तो ज्यादातर लोग 3 तरीके के सॉल्यूशंस दे रहे हैं। क्या है वो 3 सॉल्यूशन? सबसे पहला तो है प्रीनप एग्रीमेंट, दूसरा जेंडर न्यूट्रल लॉ और तीसरा फॉल्स एलिगेशंस को सजा। इन सॉल्यूशंस को शुरुआत में सुनने में तो ऐसा ही लगता है कि इनसे तो पूरा मामला सुलझ जाएगा, लेकिन इनके अंदर कुछ मूलभूत गलतियां हैं। सबसे पहले तो हम प्रीनप एग्रीमेंट के ऊपर ही बात कर लेते हैं, जिसमें शादी से पहले पति पत्नी कोर्ट के आधार पर ये तय कर लेते हैं कि तलाक होने के बाद पैसा, प्रॉपर्टी और बच्चों की कस्टडी किस तरीके से बांटी जाएंगी। शादी के बाद गुजारा भत्ता दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस तरीके की सारी बंटवारे वाली बातों पर पहले ही लिखकर उस पर पति पत्नी हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद शादी होगी, ताकि शादी के बाद जब तलाक हो तो बंटवारे में कोई दिक्कत ना हो और ये आसानी से हो जाए। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस चीज को जरा आप ध्यान से सोचिए। शादी से पहले ही अगर आप इस तरीके का एक एग्रीमेंट करते हैं कि शादी के बाद जब हमारा तलाक होगा तो हम ऐसे ऐसे बंटवारा करेंगे, मतलब कि शादी की नींव में ही आपने डिवोर्स का एक बीज डाल दिया। ये बीज जरूर बड़ा होगा, क्योंकि इस बीज को खाद पानी तो बहुत छोटी छोटी बातों पे मिलता ही रहेगा। मतलब कि अब ये सोचिए कि जब लड़का लड़की एक साथ रहेंगे तो उनके दिमाग में निरंतर ये बात है कि कभी भी तलाक किया जा सकता है। ऐसे में तो फिर हर छोटी छोटी बात तलाक योग्य ही लगती है। आज हमारे देश में प्रीनप एग्रीमेंट जैसी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में आजकल शादी एक एग्रीमेंट बन गई है। इसलिए आप देखते हैं कि देश में आजकल बहुत अजीब और गरीब कारणों से तलाक हो रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जब एक महिला ने अपनी शादी से सिर्फ 40 दिन बाद अपने पति से तलाक की मांग कर ली। और जानते तलाक की वजह क्या थी? उसके पति के शरीर से उसे बदबू आती थी। अभी 2020 में भी उत्तर प्रदेश के संबल में एक और मामला सामने आया था, जहां पर एक महिला ने अपने पति से सिर्फ इसलिए तलाक मांगा क्योंकि उसका पति उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और कभी उससे झगड़ा ही नहीं करता। जब लोगों के दिमाग में ये बात हमेशा रहेगी कि डाइवोर्स तो कभी भी किया जा सकता है, तो उन्हें इसी तरीके के बहुत छोटी छोटी वजह चाहिए होती है डाइवोर्स करने के लिए। प्रीनप एग्रीमेंट जैसी चीज तलाक में तो लोगों को सुविधा दे देगी, लेकिन तलाक के केसेस ज्यादा बढ़ा देगी। ये तो मैंने अब आपको प्रीनप एग्रीमेंट के बारे में बता दिया। अब आते हैं दूसरे सॉल्यूशन पर जो लोग बता रहे हैं। दूसरा है जेंडर न्यूट्रल लॉ। जेंडर न्यूट्रल लॉ का मतलब है वैसी लॉ जो सभी जेंडर के लोगों के लिए समान हो। मतलब कि चाहे वो आदमी हो या औरत, तलाक के समय उनका जेंडर नहीं देखा जाए। मैं जानता हूं आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या दिक्कत है, जेंडर न्यूट्रल लॉ तो होना चाहिए। मैं भी ये कह रहा हूँ, जेंडर न्यूट्रल लॉ होना चाहिए, आदमी और औरत में फर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि हमें जेंडर न्यूट्रल लॉ होने से ज्यादा इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि आदमी और औरत का स्वभाव क्या है। हमें उनके स्वभाव के हिसाब से कानून बनाना पड़ेगा। आज की हमारी कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसने भारत के लोगों का व्यवहार समझे बिना उनके ऊपर वो कानून थोप दिए जो उनके व्यवहार के अनुसार ही नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाने में भी हमसे यही दिक्कत हो जाएगी कि हम पुरुष और स्त्री के व्यवहार को समझे हुए बिना उनके लिए कोई कानून बना देंगे। जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाने के साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आजकल पुरुष और स्त्रियों में ये झगड़े इतने बढ़ क्यों रहे हैं। हमें इस गहराई में भी जाना पड़ेगा कि आखिरकार इन झगड़ों का मूल कारण क्या है, और क्या ये झगड़े पहले भी होते थे या प्राचीन काल से होते आए हैं या अभी ज्यादा हो रहे हैं। जब हम शादीशुदा जोड़ों के बीच के झगड़े के मूल कारणों में जाते हैं तो उसके अंदर हमें मुख्य 3 कारण मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है आर्थिक दिक्कत, दूसरा शादी को एक एग्रीमेंट समझना, तीसरा फेमिनिज्म। तो चलिए इन झगड़े के तीनों कारणों को विस्तार से समझेंगे। पहले हम आर्थिक दिक्कत के ऊपर बात करते हैं।
दुनिया के अंदर आज तक जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, उनके मूल में हमेशा एक अर्थव्यवस्था होती है। अगर अर्थव्यवस्था इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि सबको सब कुछ बहुत सुगमता से मिल जाए तो लोग बहुत सुख से जीते हैं। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में कहीं भी दिक्कत होती है तो लोगों के बीच में विवाद होना शुरू हो जाता है, और यही विवाद हुआ हमारे देश भारत में भी। इसलिए आज हमारे देश के पति पत्नियों के बीच हो रहे झगड़े का अगर हमें कारण समझना है तो उसके लिए हमें वहां चलना पड़ेगा जब अंग्रेज पहली बार हमारे देश में आए थे। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज हमारे देश में धीरे धीरे स्थापित हो रहे थे, उस समय उन्होंने हमारे गांवों के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखी जो उनके देश ब्रिटेन में नहीं थी। वो ये कि ब्रिटेन में कोई भी एक वस्तु फैक्ट्री में बना करती थी, और वो फैक्ट्री किसी एक आदमी की हुआ करती थी जिसके अंदर हजारों मजदूर काम किया करते थे। लेकिन भारत में अंग्रेजों ने ये देखा कि यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है जहाँ पर हजारों मजदूर काम कर रहे हैं, बल्कि यहाँ का हर घर ही एक फैक्ट्री है। गांव के अंदर जितनी जातियां हैं वो सभी जातियां कुछ अलग अलग काम कर रही हैं। जैसे कि लोहार के घर पे लोहा बन रहा है, चर्मकार के घर पे चमड़ा बन रहा है, कुम्हार के घर पे मटके बन रहे हैं, बढ़ई के घर पे लकड़ी का काम हो रहा है, सोनार के घर पे सोनारी का काम हो रहा है, और इसी तरीके की बहुत सारी जातियां अपना अपना उद्योग लगाए हुए हैं जिनकी फैक्ट्री उनके घर का आंगन ही है। ये लोग किसी के यहाँ फैक्ट्री में मजदूरी करने नहीं जाते, और ये जातियां जो भी काम करती हैं उसके अंदर इनका पूरा परिवार साथ देता है। जैसे अगर कुम्हार चाक चलाता है तो उसकी बीवी पास में बैठकर मिट्टी पाथती रहती है और उसके बच्चे बने हुए मटके और दिए भट्टी में रखकर आते रहते हैं। इसी तरीके से जब लोहार भट्टी के सामने बैठता है तो उसकी धर्म पत्नी हथौड़ा चलाती है। इस तरीके से गांव के सारे काम सिर्फ पुरुष नहीं कर रहे बल्कि महिलाएं उनका बराबर साथ दे रही हैं। अब जब इस घर के उद्योग में पति और पत्नी समान रूप से लगे हुए हैं तो उससे होने वाली आमदनी भी पति और पत्नी की समान रूप से होती थी। जो भी पैसा अनाज आया करता था उस कमाई को घर की कमाई कहा जाता था, ना कि पति या फिर सिर्फ पत्नी की कमाई। इस कमाई के ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं होता था, इसीलिए घर के झगड़े बहुत कम थे। और इसी बात को अंग्रेजों ने बहुत गहराई से समझा और फिर धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश के इन गृह उद्योगों को खत्म करना शुरू करा। इन उद्योगों से बने प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाए और अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट्स को यहाँ पर सस्ते में बेचा। इसलिए आपने आंकड़ा भी देखा होगा कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो हमारा पूरी दुनिया की जीडीपी में जो योगदान था वो 25% के आसपास था, और अंग्रेज जब इस देश को छोड़ के गए तो वो 2% के आसपास था। जब गांव के लोगों की ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां खत्म हो गई तब अंग्रेजों ने अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इस देश में बनाई, और उन फैक्ट्रीज के अंदर फिर इन्हीं बेरोजगार हुए लोगों को मजदूर के रूप में रखा। तब हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मर्द अपना घर छोड़कर कहीं दूर नौकरी करने के लिए गए। हमारे देश में तो मर्दों ने भी घर पहली बार तभी छोड़ा जब हमारे देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई। तब तक तो हमारे देश के मर्द भी हमारे घर के अंदर ही रहते थे और महिलाएं भी वही रहती थी। फिर जब ये मर्द उन फैक्ट्रियों के अंदर काम करते थे तो इनको महीने के अंत में तनख्वाहें मिलनी शुरू हुई, और फिर इन तनख्वाहों को लेकर ये मर्द अपने घर पे आते थे। पहले जो आमदनी घर की बोली जाती थी अब वो सिर्फ मर्द की बोली जाने लग गई। पति जब इस कमाई को घर लेकर आते थे तो उनके दिमाग में भी ये बात थी कि ये कमाई तो मेरी है, तो इस अहंकार की वजह से उन्होंने पत्नियों के ऊपर जो अत्याचार किया वो किया ही। और ये सिलसिला जो तब शुरू हुआ था आज तक हमारे देश में चल रहा है। आज भी हमारे देश में लोग अपने काम से ज्यादा नौकरियां कर रहे हैं और नौकरियों में वो तनख्वाह लेकर आते हैं, और फिर घर का वही झगड़ा दोबारा चलता है। ये तो हो गया हमारे देश में पति पत्नियों के बीच में हो रहे झगड़े का पहला कारण। अब हम आते हैं दूसरी बड़ी दिक्कत पे जिसकी वजह से आज पति और पत्नियों में सबसे ज्यादा लड़ाई हो रही है, और वो है शादी को एक एग्रीमेंट समझना। पश्चिम के देशों की सभ्यता में और अरब के देशों की सभ्यता में भी शादी को एक एग्रीमेंट माना गया है। जब शादी होती है तो पति और पत्नी एक कागज पर हस्ताक्षर करते हैं। वो हस्ताक्षर इसलिए ही कराए जाते हैं ताकि कभी आगे चल के अगर तलाक हो तो उसके अंदर ये देखा जा सके कौन किसका वैधानिक रूप से पति है या फिर पत्नी है। लेकिन वही जब हम भारतीय परंपरा की ओर देखते हैं तो उसके अंदर शादी कोई एग्रीमेंट नहीं है बल्कि धर्म है। इसीलिए भारत के अंदर शादी में किसी कागज पर आपको हस्ताक्षर नहीं करने होते बल्कि एक दूसरे के साथ 7 फेरे लेने होते हैं और कुछ वचन देने होते हैं।
हमारे पूर्वजों ने शादियों को कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, बल्कि उनको दो आत्माओं का एक मिलन समझा था। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर भारत के अंदर शादियां आत्माओं का मिलन है, तो डाइवोर्स तो भारत के अंदर भी हो रहे हैं, पति और पत्नियों में लड़ाई तो भारत के अंदर भी हो रही है। इन लड़ाइयों का मुख्य कारण ही ये है कि आज 7 फेरे होने के बावजूद भी लोगों के दिमाग में शादी एक एग्रीमेंट बन के ही रह गई है। आज के समय में जब एक लड़का और एक लड़की विवाह कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में यही रहता है कि ये तो एक एग्रीमेंट है जिसे हम कभी आगे चलकर तोड़ भी सकते हैं। आपने अक्सर शादीशुदा लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरा पति या मेरी पत्नी जो कोई भी काम करेगी, मुझे उसमें उसका पूरा सपोर्ट है, या इस काम में मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ या करती हूँ। ये जो समर्थन करने वाली बात है, इस बात के मूल में ही गड़बड़ है, क्योंकि विवाह के अंदर समर्थन जैसी कोई चीज नहीं होती। विवाह के अंदर तो पति की जिम्मेदारी पत्नी की होती है और पत्नी की जिम्मेदारी पति की होती है। मतलब कि पति के जो काम है वो पत्नी अपने समझे और पत्नी के जो काम है वो पति अपने समझे। इस बात के मूल में ये गड़बड़ है कि उसमें पति और पत्नी पहले से ही अपने आप को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी समझते हैं कि ये और मैं अलग अलग है, और अलग अलग होने के बावजूद भी मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। ये जो इस भावना के मूल में अलगाव है, यही झगड़े का कारण बनता है। किसी की पूरी जिम्मेदारी ले लेने में और किसी को बस सपोर्ट करने में बहुत फर्क होता है, और इसीलिए आजकल लड़की को लड़के के माता पिता अपने माता पिता नहीं लगते, बल्कि उसे पता रहता है कि ये लड़के के माता पिता हैं और मुझे बस इनका सपोर्ट करना है। और जिस दिन वो कोई तीखी बात उसे कह देते हैं, उस दिन ही उसके दिमाग में उनके प्रति अलगाव पैदा हो जाता है। अगर उतनी ही तीखी बात उस लड़की को उसके माता पिता बोले, तब उसके मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आता कि मुझे इनको छोड़ के कहीं और रहना है। लेकिन वही बात जब लड़के के माता पिता कह देते हैं, तो उस बात को लेकर लड़की के दिमाग में ये बात आ जाती है कि अब हमें इनसे अलग रहना पड़ेगा। सिर्फ इसी वजह से पहले के जमाने में लड़की के माता पिता लड़की के दिमाग में निरंतर ये बात डालते रहते थे कि बेटा तुम्हारा घर ये नहीं है, बल्कि वो घर है जिसमें तुम शादी होने के बाद जाओगी। उससे लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा ये बात रहती थी कि मेरा घर ये नहीं है, बल्कि मेरे असली माता पिता लड़के के माता पिता हैं। और इसीलिए बाद में जब वो लड़के के घर जाती थी, तो उसके माता पिता को अपने माता पिता मानकर उनकी जिम्मेदारी उठाती थी, और वो अगर उसे कुछ डांट भी देते थे तो उनकी डांट बिल्कुल वैसे ही सुन लेती थी जैसे वो अपने घर में अपने माता पिता की डांट सुनती थी। ये तो हो गई दूसरी वजह। अब आते हैं तीसरी वजह पर, जो कि है फेमिनिज्म। 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। आज के समय में ये शब्द बहुत जोर जोर से सुनाई देता है। आप सोशल मीडिया पर जाएं, न्यूज में जाएं, या फिर कहीं पर भी देखें, तो फेमिनिज्म नाम का एक शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ता। आज देश की महिलाएं फेमिनिज्म को महिला सशक्तिकरण के साथ जोड़ती हैं, और वो है भी। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस फेमिनिज्म की आखिरकार शुरुआत हुई कहां से थी। महिलाओं को ये नहीं पता कि ये एक व्यक्ति की एक सोची समझी और बहुत घिनौनी चाल थी। अपने एक प्रोडक्ट को ज्यादा बेचने के लिए उसने किस तरीके से इस फेमिनिज्म का इस्तेमाल किया था। बात है साल 1920 की, जब अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाने के लिए जोर शोर से आंदोलन चला करते थे। क्योंकि 18 अगस्त 1920 से पहले अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये वो समय था जब अमेरिका में केवल 2% लोग ही सिगरेट पिया करते थे, जिससे अमेरिका की सिगरेट कंपनी को ज्यादा फायदा नहीं होता था। तब फिलिप मॉरिस, जो कि अमेरिका की एक नामी सिगरेट कंपनी थी, फिलिप मॉरिस अपनी सिगरेट की सेल्स बढ़ाना चाहते थे। इसे देखकर उन्होंने एडवर्ड बर्नेज नाम के एक आदमी को इसकी जिम्मेदारी दी। बर्नेज ने बड़ी सोची समझी चाल के साथ उस वक्त प्रोस्टिट्यूट्स को संपर्क किया और उन्हें काम दिया। बर्नेज के कहे काम के अनुसार वो प्रोस्टिट्यूट्स अमेरिका में चल रहे महिला आंदोलन में शामिल हो गई, और जब आम महिलाएं सड़क पर आकर प्रदर्शन किया करती थी, तो प्रोस्टिट्यूट औरतें उस भीड़ में सबसे आगे खड़ा हुआ करती थी। और वहां सिर्फ खड़ी ही नहीं हुआ करती थी, बल्कि खड़े होकर सिगरेट पिया करती थी। उन आंदोलनों को मीडिया भी कवर करती थी और उनकी तस्वीरें खिंचा करती थी। ये तस्वीरें धीरे धीरे अखबारों में छपनी शुरू हुई, और लोगों के दिमाग में सिगरेट पीने की तस्वीरें स्लोगन के साथ पेपर पर छपने लगी। बर्नेज ने सिगरेट को महिलाओं की आजादी और समानता का प्रतीक बना दिया, और इसे टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम का नाम दिया गया। बर्नेज ने बड़ी चालाकी से महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता को सिगरेट पीने से जोड़ दिया।
इसके बाद धीरे धीरे महिलाओं को ये लगने लगा कि अगर वो सिगरेट पिएंगी तभी वो आजाद हो सकती हैं। और महिला सशक्तिकरण का मतलब है सिगरेट पीना, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में 1952 में सिगरेट की खपत बढ़कर 81% हो गई। यही चलन आपने आज भी देखा होगा। समाज में छोटे कपड़े पहन लेना या फिर सिगरेट खड़े होकर पी लेना महिलाओं को महिला सशक्तिकरण लग रहा है। और इसी लहर के चलते हुए हमारी देश की न्याय व्यवस्था ने भी महिलाओं को मर्दों से ज्यादा अधिकार दिए, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्कप्लेस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, रेप लॉज, आईपीसी सेक्शन के 375 और 376, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इंडियन पीनल कोड 498A। इन सब लॉज की दिक्कत ये है कि आज ज्यादातर महिलाएं इनका मिसयूज कर रही हैं। इसलिए इस तरीके की महिलाएं भी हैं जो तलाक के बाद पार्टी करती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसी सभी महिलाएं कर रही हैं, लेकिन ऐसे करने वाली महिलाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कि चिंताजनक है। शादीशुदा लोगों के बीच के झगड़ों के 3 कारणों को तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमें यहाँ पर यह भी सोचना पड़ेगा, क्या हमारे देश में इस तरीके के झगड़े के डिवोर्स की नौबत आ जाए प्राचीन काल से होते आए हैं? इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्या सिर्फ जेंडर न्यूट्रल लॉज बना देने से ये बात बन जाएगी? नहीं, हमें लॉज बनानी पड़ेंगी पुरुष और स्त्री के व्यवहार को समझते हुए, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। हमारे पूर्वजों ने पुरुष और स्त्री के व्यवहार को बहुत गहराई से समझा था और उसके अनुसार ही उनको काम बांटे थे। जैसे कि मैं आपको हमारे देश की पुरानी गांव की व्यवस्थाएं बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब अंग्रेजों ने हमारे देश में आकर ये देखा कि यहाँ पर पुरुष और स्त्री क्या क्या काम किया करते हैं, तो उन्हें यही मिला कि यहाँ पर तो पुरुष और स्त्री समान रूप से काम कर रहे हैं और उनके घर की जो आमदनी है वो उनके घर की आमदनी है, लेकिन उसके अंदर भी जो कमाई होती थी वो सिर्फ स्त्रियों के पास ही रखी जाती थी। घर की अर्थव्यवस्था स्त्रियों के हाथ में हुआ करती थी। किसको कितना दान करना है, कहाँ पर कितना लेन देन करना है, वो सब स्त्रियों को पता होता था। इसलिए आज भी आप देखते हैं कि किसी के विवाह या शादी के मौके पर यह बात सिर्फ औरतों को ही पता होती है कि किसको कितना क्या देना है। इस व्यवहार के बारे में पुरुषों को बिल्कुल भी पता नहीं होता। स्त्रियों को बहुत अच्छे से पता रहता है कि किसने किसको किसकी शादी में क्या दिया था और हमें उसको क्या देना है। ये व्यवहार प्राचीन काल से ही हमारे भारत में चला आ रहा था, जो कि सिर्फ स्त्रियां निभाती थी। घर के अंदर अगर कोई सन्यासी आ जाया करता था तो उसे सिर्फ स्त्रियां ही दान दक्षिणा दिया करती थी। इस व्यवहार से पुरुष बिल्कुल अलग रहा करते थे। पुरुष इस व्यवहार से दूर क्यों रहा करते थे, इसके पीछे हमारे पूर्वजों ने बहुत गहन चिंतन किया था। आपने देखा ही होगा कि जब पुरुषों के हाथ में पैसा रहता है तो वो उसको खाने पीने में खर्च कर देते हैं, सेव नहीं कर पाते। सेव करने की कला सिर्फ महिलाओं में ही होती है। उनके आटे के डिब्बे में, चावल के डिब्बे में जरूर आपको कुछ पैसे कभी इधर उधर पड़े मिल ही जाएंगे। घर में अगर कभी भी पैसे खत्म हो जाए तो वो जरूर कहीं ना कहीं से पैसे निकाल के ले आएंगी। इसी को समझते हुए हमारे देश के पूर्वजों ने घर की अर्थव्यवस्था स्त्रियों के हाथ में दे रखी थी। लेकिन इसी में हमारे पूर्वजों ने पुरुषों के हाथ में भी एक जिम्मेदारी दी थी। वो ये थी कि जब गांव के अंदर अनाज का बंटवारा हुआ करता था तो एक खेत के अंदर सभी जातियों को बुलाया जाता था और वहां पर एक एक करके सभी जातियों को उनके परिवार में कितने सदस्य हैं उसके हिसाब से अनाज बांट दिया जाता था। ये प्रक्रिया आज भी बहुत सारे गांवों के अंदर चलती है, जहां पर अलग अलग जाति के लोग अपने अपने अनुसार अपना अनाज लेके चले जाते हैं। इस प्रक्रिया में एक खेत के अंदर घेरा बनाया जाता था और उस घेरे के अंदर ही बंटवारा हुआ करता था। इस घेरे का ये नियम था कि इस घेरे के अंदर चूड़ी की आवाज नहीं आनी चाहिए, जिसका मतलब ये था कि इस घेरे के अंदर स्त्रियों को आना अलाउड नहीं था। घेरे के अंदर सिर्फ अलग अलग जातियों के पुरुष हुआ करते थे, जैसे धोबी, कुमार, चर्मकार, बढ़ई। ये सभी लोग अपना अपना अनाज लेते थे और अपने घर पे ले जाकर अपनी स्त्रियों के हाथ में दे दिया करते थे। उसके बाद उस अनाज का क्या करना है वो उनकी स्त्रियां देखती थी। लेकिन इस व्यवहार में स्त्रियों को आने की अनुमति नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज इस बात को समझ गए थे कि बंटवारे में स्त्रियां अक्सर गड़बड़ कर देती हैं। उन्होंने स्त्रियों के स्वभाव को गहराई से समझा था कि बंटवारे में स्त्रियां ये देखती हैं कि अगर उनको 2 बोरी अनाज मिला है तो हमें भी 2 बोरी मिलना चाहिए। वो इस बात को नहीं देखेंगी कि उनके घर में 6 लोग हैं और हमारे घर में 4 लोग हैं। हमें अगर 1 बोरी मिला है तो वो हमें हमारी जनसंख्या के हिसाब से मिला है। पुरुषों के बीच में ये बात नहीं होती है। पुरुष हमेशा इस बात को देखकर बंटवारा करते हैं कि अगर किसी के घर में ज्यादा लोग हैं तो उन्हें ज्यादा बोरी अनाज मिल सकता है, किसी के घर में अगर कम है तो उन्हें कम मिल सकता है। लेकिन स्त्रियों के दिमाग में ये बंटवारा हमेशा बराबर बराबर होना चाहिए। पुरुष और स्त्री के इन व्यवहारों को समझकर हमारे लोगों ने दोनों के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां बांट दी थी। इसीलिए हमारे समाज में कभी भी झगड़े नहीं हुआ करते थे।
दूसरे सॉल्यूशन जेंडर न्यूट्रल लॉ के ऊपर तो मैंने आपको बात बता दी, लेकिन अब हम आते हैं तीसरे सॉल्यूशन पर, जो कि है फॉल्स एलिगेशंस। महिलाओं द्वारा पुरुषों पर गलत एलिगेशंस लगाने के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अमर उजाला में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक दहेज उत्पीड़न के 33% मामले प्राइमरी जांच में ही फर्जी साबित हुए हैं और साल 2021 की एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार रेप केस के 4009 मामले फर्जी पाए गए थे। इसी तरीके का एक केस दिल्ली हाई कोर्ट के लॉयर विकास नागवान के पास भी आया था, जिसका जिक्र उन्होंने राज शर्मानी के पॉडकास्ट में किया था। वो बताते हैं कि एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस नहीं देने का केस कर रखा था। पत्नी ने उन्हें बताया कि उनके 3 बच्चे हैं और उसका पति सिर्फ 2 बच्चों का मेंटेनेंस देता है। उन्हें तीनों बच्चों का मेंटेनेंस चाहिए था। तब कोर्ट में पति ने बोला कि वो एक बच्चा उसका नहीं है, चाहे तो डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए, जिसमें पत्नी ने अकेले में वकील से इस बात को कबूला कि वो एक बच्चा उसका नहीं है। तब भी वो उसका मेंटेनेंस अपने पति से मांग रही थी। इस तरीके के झूठे आरोप जैसे ही पकड़े जाएं, उन्हें तो तुरंत सजा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह बात भी है कि सिर्फ सजा दे देने से क्या इस बात का सॉल्यूशन निकल सकता है? नहीं, क्योंकि सजा तो हमारे देश में और बहुत सारी चीज़ों पर दी जा रही है। रेप के ऊपर भी सजा है, मर्डर के ऊपर भी सजा है, किसी की चोरी करने में भी सजा है। लेकिन क्या ये चीज़ रुक गई? देश में जिस भी तरीके का क्राइम हो, वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जब तक हम इस क्राइम के मूल में नहीं जाएंगे, तब तक हम इसकी जड़ नहीं समझ सकते। हमारे देश के कोर्टों में आज 5 करोड़ से ज़्यादा मामले निलंबित पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी सुंदर है कि वो लोगों को न्याय नहीं दे पाती। दूसरा, हमारे देश में निरंतर ऐसी व्यवस्था चल रही है जिसकी वजह से लोग क्राइम करने पर मजबूर हैं। इस बारे में विस्तार से मैंने इस वीडियो में बात कर दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेकिन अब यहाँ पर यह बात आती है कि अगर ये सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका असली में सॉल्यूशन है क्या? इसका असली सॉल्यूशन तो हमारी प्राचीन गाँव की व्यवस्थाएं ही हैं। सुंदरलाल द्वारा लिखित भारत में अंग्रेजी राज किताब में ये बात लिखी हुई है कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश के घरों के दरवाजों में ताले नहीं लगाए जाते थे। ताले क्यों नहीं लगाए जा रहे थे? क्योंकि चोरियां नहीं हो रही थी। चोरियां क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि सभी लोग समृद्ध थे। सभी लोग समृद्ध कैसे थे? क्योंकि एक बहुत सुदृढ़ अर्थव्यवस्था चल रही थी और वही अर्थव्यवस्था आज हमारे देश में बिगड़ गई है। हमारे पूर्वज इस इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से जानते थे कि एक घर के ऊपर दूसरा घर कैसे बनाया जाता है। आप दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार को देख सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने लोगों के रहने के लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं बनाई। हमारे पूर्वजों ने शहरों की व्यवस्थाएं नहीं बनाई, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर हमने लोगों को रोजगार उनके जन्म स्थान पर ही नहीं दिया तो लोग पलायन करेंगे तो शहरों का निर्माण होगा और उन शहरों में अलग अलग जगह से अलग अलग लोग रहने आएंगे, जहां पर लोग एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। और जब लोग एक दूसरे को नहीं जानते होंगे तो उनके बीच में परस्पर संबंध नहीं बनते और स्वाभाविक सी बात है कि उनके बीच में क्राइम रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप भारत में कहीं भी चले जाएं, पूरे भारत में संयुक्त परिवारों का कॉन्सेप्ट था। क्यों था ये कॉन्सेप्ट इसलिए था क्योंकि संयुक्त परिवारों में झगड़े कम होते हैं। संयुक्त परिवार हमारे देश में तभी तक रुक पाए जब हमारे देश में उस परिवार का एक ही रोजगार हुआ करता था। कुम्हार का पूरा कुनबा कुम्हारी ही करता था। इसलिए अगर एक घर में अगर 4 भाई भी थे तो चारों भाई कुम्हार ही थे और इसीलिए उनके घर में झगड़े कम हुआ करते थे। जैसे ही एक भाई की नौकरी लगी, दूसरा भाई कहीं और चला गया, तीसरा भाई कहीं और चला गया, पूरा घर धीरे धीरे बटा और फिर उनमें झगड़े होने शुरू हुए। झगड़ों का आरंभ अर्थव्यवस्था से ही हुआ। जब तक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी, परिवार संयुक्त थे तो लोग सुखी थे, समृद्ध थे। उन्हीं संयुक्त परिवारों के अंदर अगर एक मियाँ बीवी में झगड़ा होता तो पहली बात तो वो संयुक्त परिवार ही उसको सुलझा लेता था, और अगर वो परिवार भी उस झगड़े को नहीं सुलझा पाता था तो बात फिर गांव के ऊपर आती थी। गांव तो उसको सुलझा ही लेता था। आज संयुक्त परिवार टूट चुके हैं। पति और पत्नी अकेले शहर के अंदर आके रहते हैं। दोनों के बीच में झगड़ा होता है, सुलझाने वाला कोई नहीं होता। बात सीधी जाती है पुलिस के पास और उसके बाद जाती है कोर्ट के पास। हमारे देश में चल रही अच्छी अर्थव्यवस्था की वजह से पहले तो झगड़ा होता ही नहीं था, और अगर होता था तो उसे गाँव मिलकर सुलझा लिया करता था। जो पति और पत्नी में लड़ाई के मुख्य 3 कारण मैंने आपको बताया, वही 3 कारण हमारे पूर्वजों ने खत्म कर दिए थे। सबसे पहली तो उन्होंने अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी बनाई थी कि लोगों को लड़ने का कोई बहाना ही नहीं मिलता था। दूसरी बात, हमारे लोगों ने शादी को एक एग्रीमेंट नहीं रखा था, उन्होंने उसे एक आत्मा का मिलन बना दिया था, तो उन दोनों के बीच में लड़ाइयां नहीं हुआ करती थी। और तीसरा, फेमिनिज्म जैसी चीज तब तक हमारे समाज में नहीं आई थी। तब तो स्त्री को पुरुष के बराबर नहीं बल्कि उससे ऊपर समझा जाता था।
इसीलिए तो स्त्री के हाथ में घर की अर्थव्यवस्था दे रखी थी। आज जो अतुल सुभाष के साथ हुआ और 4000 से ज्यादा जिन मर्दों ने आत्महत्या करी है, अगर हमें उसे रोकना है तो हमें अपनी पुरानी व्यवस्थाओं का गहनता से चिंतन करना पड़ेगा, उनका अध्ययन करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि पहले हमारे पूर्वजों ने इन घरों के झगड़ों को किस तरीके से बिल्कुल कम कर दिया था। अगर हमने अपनी देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश के लोगों के स्वभाव के ऊपर चिंतन नहीं किया तो हम हमारे देश के लोगों के लिए एक सुंदर, एक आनंद वाली व्यवस्था नहीं बना पाएंगे। कुछ कानून बना देने से या फिर उन कानूनों में सख्ताई कर देने से थोड़ी बहुत परिवर्तन तो आएगा, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन नहीं आएगा। अगर हम संपूर्ण परिवर्तन चाहते हैं तो हमें इन व्यवस्थाओं पर बहुत गहराई से चिंतन करना पड़ेगा और इन्हें स्थापित भी करना पड़ेगा। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम है शिवांक यादव। हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें और हमारी किताब बैंकों का माया जाल जरूर पढ़ें। किताब को आप इसी नंबर पर जाकर घर पर ऑर्डर भी कर सकते हैं। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।